साहिवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो हमें 60+ आयु वर्ग के मित्रों के लिए फिजियोथेरेपी की क्या उपयोगिता है और उसके लिए हमें क्या सावधानियां रखना है उसके बारे में वो हमारे समक्ष एक प्रस्तुति देंगी। दिव्या रायवाल का परिचय कराते हुए मुझे हर्ष है। उन्होंने MGM मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है और वे एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनके पास मैनुअल थेरेपी का करीब 7 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों से ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मतलब अस्थि रोग और रीढ़ की हड्डी और शरीर के बीच जो संबंध होता है उससे संबंधित विशेष प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया है। दर्द प्रबंधन में भी फिजियोथेरेपी के माध्यम से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उनके सहयोगी व्यक्तित्व और देखभाल करने वाले स्वभाव से मरीज भी प्रभावित होते हैं। डॉक्टर दिव्या विशेष रूप से गठिया और रीढ़ की समस्याओं के इलाज में विशेषज्ञता रखती है और उनके उपचार से अब तक करीब 10,000 से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। तो आज की मीटिंग में हम डॉक्टर दिव्या रायवाल का स्वागत करते हैं और कोषाध्यक्ष श्री के जैन साहब से आग्रह करता हूँ कि वे उन्हें सम्मान मंच पर लाकर आसीन करें। मैं हमारे सभापति आदरणीय श्री माहेश्वरी साहब और अध्यक्ष श्री दिलावर जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आकर डॉक्टर दिव्या रायवाल का स्वागत करें। मैं डॉक्टर दिव्या से अनुरोध करूंगा कि वे फिजियोथेरेपी पर अपनी प्रस्तुति दें। प्रारंभ में वे अपनी फिजियोथेरेपी पर प्रस्तुति देंगी, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुने और उनकी प्रस्तुति के पश्चात आपके कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो वो उनसे किए जा सकते हैं। डॉक्टर दिव्या रायवाल। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन के इस गरिमामय मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और कमलकांत जी का भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके जो है सोसाइटी में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। फिजियोथेरेपी जो है वो स्वास्थ्य सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोगों को दर्द से राहत पाने, गतिशीलता में सुधार करने और चोटों से उबरने में मदद करती है। परंतु इसके कई मिथक और गलतफहमियां जो है वो सोसाइटी में है जिसको मैं आज दूर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर अपन देखें तो फिजियोथेरेपी को जब भी कोई नाम आता है फिजियोथेरेपी सामने तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि बिजली से कोई झटके लगते हैं और मशीनों के द्वारा जो है वो इलाज होता है। बट फिजियोथेरेपी जो होता है वो सिर्फ मशीनों द्वारा इलाज करने को नहीं कहा जाता है। इलेक्ट्रोथेरेपी यानी फिजियोथेरेपी जो मशीनों द्वारा जो इलाज होता है वो फिजियोथेरेपी का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब मैं बताना चाहूँगी कि अगर 100 में से हम देखें तो इलेक्ट्रोथेरेपी सिर्फ 1% जो है वो फिजियोथेरेपी का हिस्सा है। इतना छोटा सा हिस्सा है इलेक्ट्रोथेरेपी। बहुत बार लोग जो है वो ऐसे फिजियोथेरेपी करवाते हैं और उसमें मेनली इलेक्ट्रोथेरेपी रहता है और सबको ये लगता है कि हमने फिजियोथेरेपी करवाई। बट कई बार लोगों के अंदर ये भी रहता है कि हमने फिजियोथेरेपी करवाई और जब तक फिजियोथेरेपी करवाई हमें बहुत आराम था, जिस दिन हमने छोड़ी उसके कुछ समय बाद जो है वो फिर से हमें प्रॉब्लम्स होने लगी। तो इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रोथेरेपी जो होता है वो फिजियोथेरेपी का सिर्फ एक हिस्सा है। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोथेरेपी से करते हैं तो हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसे कब यूज़ किया जाता है जब किसी तरीके का बहुत ज़्यादा दर्द हो या बहुत ज़्यादा सूजन हो तो इलेक्ट्रोथेरेपी जो होती है वो उस सूजन को कम करने में मदद करती है। बट सिर्फ दर्द कम हो जाना या सिर्फ सूजन कम हो जाना जो है ये नहीं बताता कि आपकी बीमारी खत्म हो गई है।
बीमारी जो है वो एक अलग चीज़ होती है, दर्द जो है वो एक अलग चीज़ होता है। तो इलेक्ट्रोथेरेपी जो होती है वो सिर्फ दर्द को कम करने के लिए होती है। उसके अलावा भी फिजियोथेरेपी में जो है वो बहुत सारे हिस्से रहते हैं फिजियोथेरेपी के। जैसे कि मैं बताऊंगी कि अभी आप लोग सब जो है वो 50-60 प्लस है और इस उम्र में जो है वो बहुत सारे पेन होते हैं, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कंधे में दर्द। इसके साथ साथ गतिशीलता में भी कमी आती है कि पहले जो काम आप 10 मिनट में 15 मिनट में कंप्लीट कर लेते थे, आज उसी काम को कंप्लीट करने में आपको आधी घंटा पौन घंटा लग जाता है। ऐसी समस्याएं आप लोगों ने महसूस की होगी। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है वो मांसपेशी में कमी आना, मांसपेशियों की कमजोरी होना, ये एक बहुत आम बात है, ये कॉमन है। ये हर व्यक्ति को जो है वो 50 के बाद जो है उसकी मसल्स जो है उसकी मांसपेशी जो है वो कमजोर होना चालू हो जाती है। तो अगर हम जो है जैसे कि बोला जाता है कि एक अच्छा डॉक्टर कौन होता है? एक अच्छा डॉक्टर आप बताइए वो होता है जो बहुत सारी दवाइयाँ दे, बहुत ज़्यादा समय तक आपको दवाइयाँ दे और फिर आप ठीक हो, या वो एक अच्छा डॉक्टर है जो आपको सिर्फ 1 या 2 दवाई दे और उससे आपका परेशानी जो है वो खत्म हो जाए। तो उसी प्रकार फिजियोथेरेपी में भी एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वो होता है जो आपको कम से कम मशीनें लगाए या कम ना के बराबर जो है वो मशीनें लगाए और आपको ठीक कर दे, उसको हम एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बोलेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मांसपेशियाँ जो होती है वो कठोर होने लगती है, कड़क होने लगती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारी बॉडी की वो कम होने लगती है, लचीलापन जो है बॉडी का वो कम होने लगता है, जो कि एक बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम मशीनें लगा के उस दर्द को वहीं पर दबा दें, या दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि कुछ अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस होती है जिसको स्ट्रेचिंग कहा जाता है, जो हमारे मांसपेशियों की लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करती है। तो हमारे पास 2 विकल्प है, या तो हम जो है वो मशीनें लगा के उसको उस समय के लिए दबा दें, या फिर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो कि हमारे मांसपेशियों की लचीलेपन को परमानेंटली सॉल्व कर दे, उसके लचीलेपन को बढ़ा दे। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। दूसरा जो कारण होता है बुजुर्गों में प्रॉब्लम होने का वो होता है मांसपेशियों की कमजोरी। तो कुछ ऐसी अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस रहती है जो कि हमारी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाने के लिए होती है, जिनको हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन है कि अगर हमें घुटने में दर्द है और हमारी मांसपेशियाँ कमजोर है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है। मांसपेशियों का कमजोर होना जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है दर्द का। तो अगर हम उसकी ताकत को बढ़ा लें उन एक्सरसाइजेस के थ्रू तो वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, इससे कि हम सिर्फ मशीनें लगवाएं और दर्द को कम करवा लें। तो ये कुछ चीज़ें रहती है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो जैसे कि स्ट्रेचिंग और स्ट्रेनिंग ये एक अलग जो है एक्सरसाइजेज होती है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज करते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी हमें प्रॉब्लम होती है। उसका क्या कारण होता है? तो होता यूँ है कि हर मरीज की, हर इंसान की एक अलग ज़रूरत है ना। आप जो है वो यूट्यूब पर से देख के एक्सरसाइज कर रहे हैं या बाबा रामदेव की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो 100 में से 2 लोगों को वो एक्सरसाइजेस से इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी लोग कर रहे हैं लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। उसका कारण ये है कि जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि हमारे शरीर के लिए कौन सी कसरत जो है वो अच्छी है। बहुत बार जो है वो हम कॉमन एक्सरसाइजेस करते हैं और हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, क्योंकि हर जो बॉडी है वो हर बॉडी को अलग एक्सरसाइज चाहिए। एक स्पेसिफिक बॉडी स्पेसिफिक पोस्चर के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस की ज़रूरत पड़ती है और वो आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा। हो सकता है कि आपके शरीर में लचीलेपन की कमी हो, आपको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है लेकिन आप कर स्ट्रेच नहीं रहे हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें कमजोरी है और आपको ताकत वाली कसरतें करना है, आप उसकी जगह स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो उससे कभी कभी ये भी होता है कि हमने एक्सरसाइज करी और हमारी तकलीफ बढ़ गई। तो उसका रीज़न यही है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी को कोई किस प्रकार की कसरत की ज़रूरत है। तो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो आपको पहले एनालिसिस करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर आपको एक्सरसाइजेस बताएगा कि किस प्रकार की एक्सरसाइजेस जो है वो आपको करनी चाहिए।
जिस तरीके से मैंने बताया कि स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है, अलग अलग तरीके की और भी एक्सरसाइज होती है, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज होती है, गेट ट्रेनिंग होती है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म की एक्सरसाइजेज जो होती है वो होती है। लेकिन हमें कौन सी करनी है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो सिर्फ मशीनें ना लगाकर आपकी बॉडी को देखकर और फिर आपको बताएगा कि आपको किस प्रकार की एक्सरसाइजेज की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया कि एक स्ट्रेचिंग होती है, एक ट्रेनिंग होती है, उसी तरीके से ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मैनुअल थेरेपी का एक हिस्सा है। मैनुअल थेरेपी क्या होती है? तो मैनुअल थेरेपी में हम मरीज की बॉडी को एनालिसिस करते हैं, उसकी प्रॉपर जांच करते हैं और उसके अनुसार कुछ ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं जो उसके दर्द को, उसकी जो कमजोरी है या उसकी बॉडी में जो कठोरपन आ गया है, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, उसको जांचते हैं और उसके अनुसार से हम ये प्रिपेयर करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो इन्हें देना है। तो इस तरीके से जो है वो मैनुअल थेरेपी काम करती है। इसके दो हिस्सों के बारे में हमने बात करी कि एक स्ट्रेचिंग, दूसरी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग उन एक्सरसाइजेस को बोलते हैं जो कि आपके बॉडी के लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करती है। स्ट्रेचनिंग उन एक्सरसाइजेस को बोलते हैं जो आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ को, ताकत को बढ़ाने में मदद करती है। फिर मैनुअल थेरेपी का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है पोस्चर। हम लोग जो है वो पोस्चर देखते हैं पेशेंट का और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। बहुत बार लोग जो है जब हम पोस्चर की बात करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि सीधे बैठना या सीधे खड़े होना या सीधे सोना जो है वो पोस्चर होता है, बट ऐसा नहीं है। हमारी लैंग्वेज में, फिजियोथेरेपी की फील्ड में पोस्चर ऐसा नहीं होता है। पोस्चर का मतलब होता है कि हमारे हर जॉइंट का, चाहे वो फुट हो, हमारी बैक हो, हमारा नेक हो, हर जॉइंट का एक अलग पोस्चर होता है। हम उस पोस्चर को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें डिसाइड करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास कुछ समय पहले एक पेशेंट आए थे जिनको नेक में पेन था। उन्होंने मतलब किसको नहीं दिखाया होगा, उन्होंने 4-5 सर्जन को दिखा लिया, न्यूरोलॉजिस्ट को, न्यूरोफिजिशियन को। उसके बाद उन्होंने जो है वो फिजियोथेरेपी भी करवाई, जिसमें उन्होंने मेनली इलेक्ट्रोथेरेपी जो मशीन वाला होता है वो करवाया, कुछ एक्सरसाइजेज भी की। बट उसके बावजूद भी उनकी गर्दन का दर्द, हाथों में झुंझुनी, सुन्नपन, हाथों में कमजोरी, इस तरीके की परेशानी जो है उनकी खत्म नहीं होती थी। 2-3 साल उन्होंने बहुत प्रयास करे। अंत में डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आप जो है वो सर्जरी करवा लो। तो हुआ यूँ कि पायलट वो हमारे पास पहुँचे। हमने उन्हें जब एनालिसिस किया तो हमने देखा कि उनके पैरों का बैलेंस जो है वो पूरी तरीके से खराब था। मुझे लगता है शायद वो देवानंद जी के पैर रहे होंगे, तो वो इस तरीके से ही जो है वो ऐसे करके खड़े होते थे। तो पूरा टाइम जब वो इस तरीके से खड़े होते थे तो उनकी बॉडी का जो वजन है वो सिर्फ एक पैर पे ही था। मैं एक और चीज़ आपसे बोलूँगी कि आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप खड़े होइए और खड़े होइए एक बार। अभी आप लोग ये करिए कि सबसे पहले अपने राइट पैर पे वजन देना है और लेफ्ट वाले पैर को ऊपर उठाना है, इस प्रकार से आप उठाइए। महसूस कीजिए कैसा लग रहा है आपको। अभी अपन ने राइट वाले को नीचे रखा था, अब आप लेफ्ट वाले को नीचे रखिए और ऊपर उठाइए ना। ठीक है, थैंक यू, बैठ सकते हैं आप। तो जब आपने ऐसा किया तो आपने ये महसूस किया कि एक पैर पे तो हम आराम से खड़े हो पा रहे हैं, लेकिन दूसरे पैर पे हमें दिक्कत हो रही है ना। कोई भी एक पैर, किसी को लेफ्ट में होगा, किसी को राइट में होगा, है ना। लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा कि दोनों में से किसी एक पैर पे तो आप अच्छे से बैलेंस बना पा रहे हो और दूसरे पैर पे नहीं बना पा रहे। तो 80% लोगों में ऐसा होता है कि वो किसी एक पैर पे वजन देके उनके पास खड़े होने की या एक कूल्हे पे बैठने की उनकी आदत होती है। तो जो हमारे पास नेक पेन का पेशेंट आया था उसमें भी सेम हमें देखने को मिला कि वो अपना पूरा वजन एक पैर पे ही रखता था, उसके फुट का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। हमने जो है उनके फुट के बैलेंस को ठीक किया,
5 से 6 सिटिंग में, जो कि उनका 2 से 3 साल पुराना दर्द था जिसके लिए वो सर्जरी करवाने जा रहे थे, वो दर्द उनका 5 से 6 सिटिंग में 80 to 90% उनका दर्द जो है वो ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है कि सिर्फ इलेक्ट्रोथेरेपी या सिर्फ दवाइयाँ ही सब कुछ नहीं होती है। बहुत बार हमें जॉइंट्स के पोस्चर को ठीक करना पड़ता है। आपके पैरों का बैलेंस आपकी गर्दन को बिगाड़ सकता है, आपकी कमर का बैलेंस आपकी गर्दन को बिगाड़ सकता है, उसी तरीके से आपकी गर्दन का अगर बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो आपकी कमर खराब हो सकती है। तो जब मरीज हमारे पास आता है तो ये नहीं होता है कि सारे मरीजों को हम एक समान इलाज करें। सबसे पहले हम उसकी बॉडी को एनालिसिस करते हैं कि उसके कौन से जॉइंट का पोस्चर खराब है। जब उसका पोस्चर हमें समझ आता है तो उसके अनुसार फिर हम उसको एक्सरसाइजेज बताते हैं, उसके अनुसार जो है वो हम उसको ट्रीट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं और गर्दन के दर्द के लिए आते हैं लेकिन हम पैरों का इलाज करते हैं। मरीज जो है वो बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो मैडम, हमें तो दर्द जो है गर्दन में, आप पैरों को इलाज कर रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि बैलेंस को सुधारना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी बॉडी का बैलेंस ठीक नहीं रहता है तो बहुत सारे जॉइंट्स जो है वो खराब होने की संभावना रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक के ऊपर एक रखी हुई है। पहले फुट है, फिर हमारा कमर है, फिर हमारा जो है वो चेस्ट वाला हिस्सा है, फिर गर्दन है। तो सब ऊपर वाले ने एक के ऊपर एक अलाइंड तरीके से उसको रखा गया है कि एक सीध में वो रहना चाहिए। अगर हमारी हैबिट्स की वजह से या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से अगर वो बदलाव आते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारा ये पोस्चर खराब होता है। और जब हमारा ये पोस्चर खराब होता है तो जॉइंट्स के ऊपर जो है वो प्रेशर आता है और उन प्रेशर के कारण जो है वो हमें तकलीफ होती है। इसका एक और एग्जांपल मैं दूंगी। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पीछे वाली पॉकेट में पर्स रखते हैं, है ना। तो आप जो भी पीछे वाली पॉकेट में पर्स रखता है वो आगे चल के जो है वो अपने पेंशन के पैसे हमें देने वाला है क्योंकि जब आप पीछे वाली पॉकेट में पर्स रखते हैं तो आप जब बैठते हैं तो आपका एक कूल्हा तो टिक जाता है जिसमें आपने पॉकेट में पर्स रखा, दूसरा वाला कूल्हा जो है वो पूरी तरीके से टिक नहीं पाता है। और जब ऐसा होता है, जब लंबे समय तक आप इस प्रकार से बैठे रहते हैं तो आपकी स्पाइन जो होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें टेढ़ापन आने लगता है। जब वो टेढ़ापन आता है तो वो धीरे धीरे नीचे से लेके पूरा ऊपर तक जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा स्पाइन का मॉडल रखा हुआ है, वो पूरा एक ही है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपका कूल्हा है और ऊपर आपका गर्दन वाला हिस्सा है। तो ये पूरा एक के ऊपर एक ही रखा हुआ है। तो जब आप गलत तरीके से पर्स रख के बैठते हैं तो इस तरीके से आपकी स्पाइन जो होती है वो डैमेज होती है। आगे चल के स्लिप डिस्क, शाइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी परेशानियां जो होती है वो होने लगती है। या फिर जनरल बैक पेन होता है, स्कोलियोसिस होता है। स्कोलियोसिस में ये होता है कि रीढ़ की हड्डी पूरी टेढ़ी हो जाती है, एक तरफ झुक जाती है। जो बहुत सारे ओल्ड एज पीपल में आपने देखा होगा कि वो टेढ़ा होकर चलते, एक तरफ झुक के चलते हैं। उसका कारण यही है कि उनका जो स्पाइन है वो एक तरफ झुक गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें से एक जो है वो पर्स रखना होता है। तो जो लोग मेरी बात पे गौर करेंगे वो शायद पर्स अपना निकाल दें और जो नहीं करेंगे वो आगे चल के हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैनुअल थेरेपी वर्क करती है जिसमें हम पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। फिर एक और चीज़ होती है कायरोप्रैक्टिस। जैसे कि बताया कि हमने जो है वो कायरोप्रैक्टिस का कोर्स किया हुआ है। कायरोप्रैक्टिस क्या होता है, आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप लोग ने बहुत देखा होगा कि हड्डियाँ चिपकाते हैं, कड़ाक कुड़ूक की आवाज़ें आती है बहुत ज़्यादा, और इस तरीके का कुछ ट्रीटमेंट होता है और वो ऐसे कड़ाक कुड़ूक करते हैं और पेशेंट जो खड़ा होता है और ठीक हो जाता है। तो ऐसी वीडियोस अभी बहुत वायरल हो रही है, आप लोग ने देखी होगी। कायरोप्रैक्टिस उसको बोलते हैं जिसमें हम जॉइंट का, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हर जॉइंट का एक अलाइनमेंट होता है। हर मतलब ऐसा नहीं है कि अलाइनमेंट उसको बोलेंगे कि आप सीधे बैठे हो या सीधे खड़े हो तो उसको अलाइनमेंट नहीं बोलते। हर जॉइंट का एक पोस्चर और एक अलाइनमेंट होता है। तो कायरोप्रैक्टिस में ये होता है कि जब एक्यूट कंडीशंस रहती है या बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में जकड़न नहीं है तो उस समय जो है वो हम जॉइंट की पोजीशन को ठीक करते हैं।
जॉइंट को चटका कर, या ये बोलेंगे कि जॉइंट को मैनिपुलेट करना, चटकाना नहीं बोलते हम उसे, हम बोलते हैं मैनिपुलेट करके और जॉइंट को उसकी जगह पे लेके आते हैं। तो वो चीज़ जो है वो हम कायरोप्रैक्टिस से करते हैं। बट आजकल एक और चीज़ आ गई है कि बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर मैं ये बोलूँ कि वो फिजियोथेरेपिस्ट होते भी नहीं है, बहुत सारे फेक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मार्केट में घूम रहे हैं, जो कि आपको ये क्लेम करते हैं कि हम जो है वो चटकाएंगे और आपका दर्द ठीक हो जाएगा। या फिर आपने देखा होगा नस दबाने वाले, जो नस बैठाने वाले होते हैं, वो लोग भी कई बार चटकाते हैं कमर को, गर्दन को, है ना। यकीन मानिए 100 में से 2 लोग जो है वो लोगों से ठीक होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। हमारे पास रोज ऐसे मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि पहले उनकी परेशानी कम थी, लेकिन जब उन्होंने मसाज करवाई, जब ये चटकवाया, तो उसके बाद जो है वो उनकी परेशानी बढ़ गई। इवन इतनी बढ़ गई, इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें सर्जरी तक पहुंचना पड़ा। मतलब पहले परेशानी जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने चटकवाया या मसाज कराई तो उनकी परेशानी बढ़ गई। उसका कारण ये है कि कायरोप्रैक्टिस जो होती है वो एक बोलेंगे कि लॉजिकल फील्ड होती है। उसमें हम जॉइंट को पहले एनालिसिस करते हैं, हमारे पास अनुभव है इसलिए हम उसको चटकाते हैं। पर वो लोग जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, जिन्होंने किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ अपने पूर्वजों से सीख लिया है कि इस तरीके से जॉइंट को चटकाना होता है, और वो उसको चटकाते हैं और ये मानते हैं कि उससे ठीक हो जाएगा। बट यकीन मानिए बहुत सारे केसेस बिगड़ते हैं। मतलब हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जो पहले आए हमारे पास तो उतनी गंभीर स्थिति में नहीं थे, बाद में वो इतनी ज़्यादा गंभीर स्थिति में हो गए कि उन्हें सर्जरी पर ही पहुंचना पड़ा, जो कि कॉमनली स्लिप डिस्क में या गर्दन के जो दर्द होते हैं उसमें देखने को मिला है हमें। तो कायरोप्रैक्टिस जो होता है ये भी फिजियोथेरेपी का एक पार्ट होता है, लेकिन कायरोप्रैक्टिस भी जिस तरीके से इलेक्ट्रोथेरेपी एक हिस्सा है, मशीन द्वारा इलाज करना सिर्फ फिजियोथेरेपी का एक हिस्सा है, उसी प्रकार कायरोप्रैक्टिस भी फिजियोथेरेपी का एक हिस्सा है। अगर जॉइंट बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है, आसपास की मांसपेशियाँ पूरी सूजी हुई है, उस दौरान अगर आप कायरोप्रैक्टिस करेंगे तो वो काम नहीं आएगी। एक और इसका दिक्कत ये है कि जैसे ओल्ड एज में देखा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि आपकी जो हड्डियाँ होती है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि छोटा सा भी कोई झटका आया कि आपका पैर मुड़ गया और सिर्फ इतने छोटे से झटके में आपका फ्रैक्चर हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होता है, हड्डियाँ पूरी कमज़ोर हो जाती है। अगर उसमें हमने कायरोप्रैक्टिस करी तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उसमें भी संभावना है कि आपकी हड्डी टूट जाए या उस पर ज़्यादा जोर आने की वजह से कोई फ्रैक्चर हो जाए या कुछ चोट लग जाए। तो कायरोप्रैक्टिस जो होता है ये भी फिजियोथेरेपी का एक हिस्सा है, बट सिर्फ चटकाना जो होता है वो फिजियोथेरेपी नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं आजकल की कायरोप्रैक्टिस करवा ली मतलब फिजियोथेरेपी करवा ली, ऐसा नहीं होता है। फिजियोथेरेपी एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेके चलती है, मतलब उसमें कई सारी टेक्निक्स होती है, कई प्रकार के इलाज होते हैं। इंसान की जो मरीज़ है उसकी ज़रूरत के अनुसार हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। अगर हमारे पास 2 घुटने के दर्द के पेशेंट आएंगे तो हम दोनों को एक जैसा इलाज नहीं करेंगे। हम पहले उसके पोस्चर देखेंगे, उसकी प्रॉब्लम देखेंगे, उसकी क्या परेशानी है, उसकी जॉइंट्स कौन से खराब है वो देखेंगे। एक और चीज़ है कि जैसे सेम उसी तरीके से कि भले आपका दर्द गर्दन में हो, लेकिन हो सकता है कि जब आप हमारे पास आए तो हम कमर की कायरोप्रैक्टिस करें, कमर की जो हड्डियाँ है उसको चटका के उसको ठीक करें। उसका कारण ये है कि दर्द जो है, जो कॉज है, दर्द का रूट कॉज है वो गर्दन नहीं है, कमर है। तो हम गर्दन की जगह कमर को ठीक करेंगे और आपकी गर्दन की परेशानी को कम करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो मैनुअल थेरेपी काम करती है। इसमें हम बॉडी को ही पूरी तरीके से जांच करते हैं, हर हिस्से का, हर अलाइनमेंट, हर बॉडी के जो जॉइंट्स है सबका अलाइनमेंट चेक करते हैं और उस अलाइनमेंट के अनुसार जो है वो हम ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ 5-10 एक्सरसाइजेस आपने यूट्यूब से देखकर या बाबा रामदेव जी की देखकर कर ली और आप बोले कि हमने बहुत एक्सरसाइज करी और हमारी परेशानियाँ ठीक नहीं हुई। तो उसका कारण यही है कि आपकी बॉडी के अनुसार आपने कसरतें नहीं करी या जिस तरीके से चलना थी, जो कसरतें करनी थी वो आपने नहीं करी, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी वो आपने करी। तो उसके कारण कई बार जो है वो दर्द ठीक नहीं होते हैं। तो जब भी
भी आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो वो डिग्री होल्डर होना चाहिए। जिस तरीके से आपने सुना होगा झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं होती है। वो कुछ मशीनें चलाना सीख लेते हैं और अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। तो अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है और आप उससे इलाज करवाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये ज़रूरी है ये देखना कि वो किस कॉलेज से या उसने डिग्री की भी है या नहीं की है। दूसरा कि अगर वो सिर्फ आपको इलेक्ट्रोथेरेपी करवा रहा है, सिर्फ मशीनें लगा रहा है या कुछ 2-3 जनरल एक्सरसाइजेस करवा रहा है, तो वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से एनालिसिस करेगा, आपकी बॉडी की पूरी तरीके से जांच करेगा और उसके बाद वो जो है वो आपको ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए और बस मरीज़े जो है वो मशीनें 1-2 घंटे 3 घंटे, आजकल ऐसा इलाज भी होता है कि 3-3 4-4 घंटे जो है वो हम फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मशीनें सब कुछ नहीं होती हैं। तो आप जब भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी आपको डॉक्टर अगर किसी तरीके की सर्जरी की सलाह देता है, जैसे कि घुटने की सर्जरी या कमर की सर्जरी, तो मेरी आपको ये राय रहेगी कि एक बार किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाइए। बहुत बार इवन जो लोग सर्जरी करवा लेते हैं, हमने देखा है कि उसमें से 80-90% लोगों को तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं होती, बट सिर्फ जल्दबाजी में दर्द ज़्यादा होने की वजह से वो सर्जरी करवा लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। सर्जरी आखिरी विकल्प नहीं है। आप एक बार जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट को समय दीजिए। जैसे कि मैंने अपने पेशेंट के बारे में बताया था कि उसने जो है वो सर्जरी के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका था वो, बट हमारे एक पुराने पेशेंट उनको हमारे पास लेके आए और 5 से 6 सिटिंग में उनका दर्द 70-80% जो है वो कम हो गया था, जाके वो सर्जरी करवाना चाहते थे। तो एक बार जो है जब भी आपको कोई डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे कि आपको सर्जरी करवाना पड़ेगी आपकी परेशानी के लिए, तो उसमें एक बार आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाइए कि क्या मुझे सच में घुटने की सर्जरी करवाना है, क्या घुटना सच में मुझे बदलाने की ज़रूरत है, क्या मेरी परेशानी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आप भले ही सर्जरी भी करवा लेते हो तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आफ्टर सर्जरी 3-3, 4-4 महीने फिजियोथेरेपी चलती है। 3-3, 4-4 महीने डॉक्टर खुद बोलते हैं कि अब आपकी सर्जरी हो गई है, अब आप जो है वो एक्सरसाइज करो। 3 महीने 4 महीने आफ्टर सर्जरी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। तो अगर हमें पहले ही बाद में फिजियोथेरेपी करवानी है तो हम पहले क्यों नहीं उसको चुनें? क्योंकि सर्जरी में ऐसा नहीं है कि सर्जरी बहुत सेफ होती है, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बाद जो दवाइयाँ होती हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और बहुत बार तो ये भी होता है कि जैसे ओल्ड एज है, 60-70 की एज है, तो उसमें सर्जरी इतनी ज़्यादा कारगर भी नहीं होती कि हमने करवाई और हमें उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला, क्योंकि हमारी बॉडी उस सर्जरी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ही नहीं। तो एक बार जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट से आप सलाह लीजिए कि क्या सच में आपकी परेशानी इतनी गंभीर है कि आपको लास्ट ऑप्शन सर्जरी है या और भी कोई ऑप्शन है। फिजियोथेरेपी में अगर हम अलाइनमेंट ठीक करते हैं, जॉइंट के प्रेशर को कम करते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां जो होती हैं वो ठीक हो जाती है। 80-90% स्लिप डिस्क के केसेस, आर्थराइटिस के केसेस, ये जो है वो बिना सर्जरी के ठीक होते हैं। यकीन मानिए 80 से 90% लोगों को सर्जरी की आवश्यकता होती ही नहीं है, बट जल्दबाजी में जो है वो सर्जरी करवा लेते हैं। फिर एक और चीज़ है कि देखिए ऐसा होता है कि बहुत बार फिजियोथेरेपी से 4 से 5 दिनों में अंतर आ जाता है ना, लेकिन कई बार जो है वो परेशानियां इतनी ज़्यादा गंभीर होती है कि वो समय लेती है। कई बार पेशेंट जो होते हैं वो सब्र नहीं रखते, एक दिन इलाज करवाते हैं, 2 दिन इलाज करवाते हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि उनकी परेशानी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी कितनी पुरानी परेशानी है, कितने समय से आपको दर्द है, कितनी आपकी शरीर में जकड़न है, आपकी मांसपेशियाँ जो है वो कितनी कमज़ोर है, आपकी उम्र क्या है, आपकी जो है न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, इन सब पे निर्भर करता है कि आपकी रिकवरी कितनी फास्ट होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुए तो रिकवरी में टाइम लगेगा, या आपकी बॉडी का लचीलापन बहुत ज़्यादा कम है, आप बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गए हैं, कड़क हो गए हैं, तो उन केसेस में थोड़ा सा समय लगता है। पर ऐसा नहीं है
6-8 महीने आपको करवाना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रोथेरेपी में ऐसा होता है कि आपको 6 महीने 8 महीने जो है वो कंटिन्यूस, बहुत सारे लोगों ने करवाई भी होगी कि हम तो 2 साल से फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, 4 साल से फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छी तरीके से इलाज करवाएंगे तो 2 से 3 महीने जो है वो मैक्सिमम ट्रीटमेंट होता है। और बहुत सारे केसेस तो ऐसा है कि 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है। हमारे 60 to 70% केसेस अगर स्लिप डिस्क के हम देखें तो वो 15 से 20 सिटिंग जो होती है वो मैक्सिमम होती है उनके लिए। उसके बाद जो है वो छोटे मोटा फॉलोअप चलता है, बाकी 15 से 20 सिटिंग में जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो एक बार जो है वो फिजियोथेरेपी को आपको देना चाहिए चांस। उसके बाद फिर आप अगर नहीं होता है तो फिर सर्जरी का आखिरी विकल्प है ही सही। अब आप लोग सभी जो है वो 50-60 प्लस तो है ही यहाँ पर, तो इसमें 2 ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जो कि 50-60 के बाद बहुत कॉमन है। मतलब 90% आप में से 90% लोगों को घुटने में परेशानी होगी, घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, बहुत से लोगों को स्लिप डिस्क होगा, शाइटिका होगा, है ना। तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका घुटना है ना। इस प्रकार का आपका घुटना रहता है। ये 2 हड्डियों से मिलकर आपका घुटना तैयार होता है। बीच में ये जो आप नीले कलर की देख रहे हैं ये है जो गद्दी बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके का हमारा घुटना रहता है, ये हमारे घुटने की गद्दी है, ठीक है। अब बहुत बार आप लोग सुनते हैं कि हमारे घुटने घिस गए हैं, या फिर घुटने में गैप आ गया है, या गैप कम हो गया है, या घुटने जो है वो खराब हो गए हैं, अब बदलाना पड़ेंगे, अब नए घुटने लगवाने पड़ेंगे। तो घुटना खराब होने का सबसे प्रमुख कारण जो है वो मांसपेशियों की कमी है और कुछ भी नहीं है। आपको ठीक है 50-60 की उम्र में हो गए हैं, आजकल हम ये देख रहे हैं 30 साल 40 साल के लोग जो है उनको आर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट बोलते हैं हम इसको, मतलब घुटने का गठिया। तो 25-25, 30-30 साल के पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको घुटने में गठिया हो गया। तो इस उम्र में क्यों हुआ? बहुत से लोग बोलते हैं कि उम्र बढ़ने के कारण हमें गठिया हो रहा है क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी मसल्स, आपकी हड्डियाँ पहले कमज़ोर हो जाती है तो आपको पहले आर्थराइटिस आ जाएगा। उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है हमारी एक्टिविटी में कमी। जब हम 50 के पहले जो है एक्टिव होते हैं, हमारी जॉब्स होती है, हम रेगुलर जो है वो जॉब पर जाते हैं, आते हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड काम करता है। जब हम रिटायर हो जाते हैं 50-60 की एज के बाद तो हमारे काम कम हो जाते हैं। जब हमारे काम कम होते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है। तो इस तरीके का ये जो घुटना है इसमें क्या होता है कि जब आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगी, मांसपेशियाँ जैसे ये जो है ये मसल है, मांसपेशी, जब ये कमज़ोर हो जाती है तो घुटना जो है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। इन दोनों घुटने के बीच का जो गैप होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि ये मांसपेशी का काम है इसको इस तरीके से ऊपर उठा के रखना। जब आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है तो घुटना धीरे धीरे जो है वो पास आने लगता है। ये जो मेनिस्कस बोलते हैं इसको, जिसको गद्दी बोला जाता है, ये धीरे धीरे जो होती है वो खराब होने लगती है, दबने लगती है। जब ये दबने लगती है तो एक समय के बाद क्या होता है कि जब भी हम घुटना मोड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, नीचे ज़मीन पे आलकी पालकी बना के बैठते हैं, तो उस समय ये हड्डियाँ जो है वो पास पास आने लगती है। जब ये पास आती है तो ये टकराती है, और जब जब ये टकराएगी तब तब जो है वो इसकी हड्डियाँ जो है वो नीचे से घिसने लगती है। जब घिसने लगती है तो धीरे धीरे आवाज़ें भी आने लगती है, दर्द, बहुत सिर दर्द होता है कि सहन नहीं होता है ना। तो ये सब जो घिसना है और ये जो घुटना खराब होना है, इसका प्रमुख कारण यही है कि आपकी मसल्स जो है, आपकी मांसपेशियाँ जो है वो कमज़ोर होती है। अगर आप ऐसी कसरतें कर ले जिससे कि आपकी ये मांसपेशियाँ ताकतवर हो जाए तो आपकी 90% परेशानी जो होती है वो कम हो जाती है। घुटने की आर्थराइटिस में सबसे ज़रूरी है मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना। अगर आप अपनी मसल की ताकत को बढ़ा लेते हैं तो हो सकता है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत ना पड़े, आप उसी से जो है व्यायाम से ही जो है वो अपने दर्द को ख़त्म कर लें। तो घुटने का दर्द का जो सबसे प्रमुख कारण है वो यही है कि आपकी जो थाइज है उसकी मांसपेशी जो है वो कमज़ोर हो गई। आजकल यंग एज में क्या होता है कि जैसे
कंप्यूटर वर्क होता है, IT वर्कर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, इनके दिन भर बैठे रहते हैं। ये यंग एज है, उसके बावजूद भी दिन भर बैठने का इनका काम है, किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो 20, 25, 30 की एज में भी स्लिप डिस्क हो जा रहा है, गर्दन का दर्द हो जा रहा है, घुटना घिसने लग गया है, एक्सरे में पूरा दिखता है कि इसकी घिसावट चालू हो गई है। तो उसका कारण यही है कि मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। तो अगर आप लोग भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे कि आपकी मांसपेशियों में ताकत बनी रहे, तो जिसको दर्द है उसका दर्द भी कम होगा, और जिसको दर्द नहीं है तो आगे चल के जो है वो इनको दर्द नहीं आएगा। मैं अभी आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी, अगर क्योंकि वैसे तो हम लोग जो है वो बॉडी को देखकर एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना, कि क्या आपकी बॉडी में कमियां हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको करवाना है। फिर भी मैं कुछ 3-4 एक्सरसाइजेज जो कि मैक्सिमम 90% लोगों में हमें कमजोरी मिलती है, तो वो एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, जिससे कि हम ये घुटने के दर्द से या अर्थराइटिस की सर्जरी से बच सके। तो इस प्रकार से जो ये घुटने का रहता है। नेक्स्ट जो हमारी सबसे गंभीर प्रॉब्लम रहती है ओल्ड एज में, वो रहती है स्लिप डिस्क की। स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ठीक है। तो वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो ये आपके पास मॉडल रखा हुआ है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है ना। इस प्रकार की हमारी रीढ़ की हड्डी रहती है हमारी बॉडी के अंदर, जो यहाँ से नीचे जहाँ पर आप बैठे हैं, टेल बोन, यहाँ से शुरू होती है और ऊपर यहाँ तक रहती है। ये है आपकी सर्वाइकल, ये सर्वाइकल है, और ये आपका जो है वो ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो स्पाइन जो होती है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है। तो स्लिप डिस्क या साइटिका या कमर में दर्द या गर्दन में दर्द होने का क्या कारण होता है? जिस तरीके से घुटने के दर्द का प्रमुख कारण जो रहता है वो मांसपेशियों की कमजोरी रहता है, उसी प्रकार कमर के दर्द का जो प्रमुख कारण रहता है वो ये रहता है कि जो आपके कूल्हे के आसपास की मांसपेशियां है या आपके जो पंजे की मांसपेशियां है उसमें जकड़न आ जाती है ना। हमारी स्पाइन जो है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसका काम है मूवमेंट देना, मोबिलिटी देना। जैसे कि आपने छोटे बच्चों को देखा होगा आपके घर में, वो अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में ले लेते है ना, बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि ऊपर वाले ने तो हमें लचीला बनाया था, पर हमने हमारी एक्टिविटीज इस तरीके से बनाई, हमारी दिनचर्या इस तरीके से डिसाइड करी कि उस लचीलेपन को हमने खत्म कर दिया। स्पाइन का काम है मूवमेंट देना। जब आप पीछे की तरफ देखते हैं, नीचे झुकते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं, किसी भी तरीके के काम करने के लिए आपको स्पाइन में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्पाइन फिक्स हो गई है, अगर स्टिफ हो गई है, तो आपको कमर में भी दर्द होगा, गर्दन में भी दर्द होगा, आपको स्लिप डिस्क होने लगेगा, साइटिका होने लगेगा, ये सारी परेशानियां होगी, ठीक है। तो होता ये है कि ये स्पाइन जो होती है वो आप देख रहे हो कि ये एक एक छोटे छोटे मनके है ना, और जिस तरीके से घुटने के बीच में दादी होती है, वैसे ही हमारी हर स्पाइन के बीच में ये दादी होती है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, है ना। जो स्लिप डिस्क बोला जाता है ना, वो बीमारी इसी डिस्क के कारण आई है। तो होता ये है कि जब ये स्पाइन हमारी फिक्स हो जाती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी लचीलापन कम होता ही है, आम बात है। तो जब ये फिक्स हो जाती है, उसके बाद क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है, हमने घर में छोटी सी बाल्टी उठाई, या हम सडनली हमने पीछे मुड़ के देखा, या गाड़ी में हमें कोई छोटा सा झटका आ गया, उसके कारण क्या होता है कि ये जो डिस्क है ये निकल के बाहर आ जाती है ना। जैसे कि ये लाल कलर की अगर आपको दिख रही होगी, तो ये डिस्क जो है ये निकल के बाहर आ गई है। जब ये बाहर आती है तो ये हमारी बहुत सारी नसें हैं जो हमारी स्पाइन से निकलती है। जो हमारी कमर है, वहाँ से जो नसें निकलती है वो जाती है हमारे पैरों में। जो गर्दन की गर्दन है, वहाँ से जो नसें निकलती है वो जाती है हमारे हाथों में। तो जब ये डिस्क बाहर निकलती है तो ये हमारी नसों को दबाती है, इस पर प्रेशर देती है। जब ऐसा होता है तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है,
कमर में दर्द होने लगता है, झुनझुनी, सुन्नपन, कमजोरी आना, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, बैलेंस बिगड़ने लगता है, इस तरीके की परेशानी आती है। जब गर्दन में परेशानी आती है तो गर्दन में चक्कर आने जैसी चीज़ें होती है, सर दर्द होता है, हाथों में झुनझुनी सुनपन आता है, हाथों में कमजोरी आती है, एक छोटी सा पेन उठाने में भी जो है वो परेशानी आती है अगर गर्दन में डिस्क निकल जाती है तो। गर्दन वाली प्रॉब्लम को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। वहीं जो कमर में डिस्क निकलती है उसको स्लिप डिस्क बोला जाता है। तो इस तरीके से जो ये मैकेनिज्म रहता है कि छोटा सा भी जब झटका आता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसका कारण यही है कि हमारी बॉडी में लचीलेपन की कमी होती है। जब हमारी बॉडी फिक्स हो जाती है तो छोटा सा झटका जो है उसके लिए बड़ा हो जाता है। तो अगर हम इन लचीलेपन को ठीक कर दें, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करें जो कि इस लचीलेपन को ठीक करें, तो हमारी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम या गर्दन की दर्द की प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए एक्सरसाइजेस भी ऐसा नहीं होता है कि आप अपने मन से कोई भी एक्सरसाइज कर ले, है ना। हमारी बॉडी के अनुसार जो एक अनुभव फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से जांचेगा, आपकी बॉडी के किस हिस्से में जकड़न है, किस हिस्से में खराबी। जैसे कि अभी मैंने बताया, तो कमर के कूल्हे के आसपास की जो जकड़न है वो आपको घुटने में भी दर्द दे सकती है, गर्दन में भी दर्द दे सकती है, ये चीज़ें देखने में मिलती है। वहीं अगर आपके पंजे का बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो आपकी पूरी बॉडी का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो आपको कंधे में दर्द या गर्दन में दर्द या कमर में दर्द, है ना। फ्रोजन शोल्डर भी ओल्ड एज में बहुत होता है, जिसमें जो कंधा होता है ना वो चिपक जाता है, इतना ही उठता है, इसके आगे उठ ही नहीं पाता। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि कंधा यहाँ तक जा रहा है, इसके आगे ऊपर ही नहीं जा रहा। उसका कारण भी यही होता है कि पैरों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण कंधे में जकड़न आ रही है। तो अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करें और प्रॉपर जांच करके उस तरीके से इलाज करें तो इलाज जो होता है वो संभव होता है, आसान होता है और लंबे समय तक चलता है ना। बहुत बार पेशेंट ये उम्मीद करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास पेशेंट आते हैं, 10-15 दिन इलाज करवाया, दर्द ठीक हो गया, है ना, उसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी करवाने के बाद आपको जो कसरतें दी गई है उसको आपको घर में करना पड़ेगा। स्पेशली अगर हम घुटने की बात करें तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो कमजोरी तो आएगी, ये तो स्वाभाविक है ना। कि आपने जो है आप अभी 50 के हैं तो आपकी ताकत उसके अनुसार है, जैसे ही आप 60 के होंगे आपकी ताकत और कम होगी, तो ताकत तो कम होना ही है। तो अगर हम आर्थराइटिस का हमने इलाज करवाया, हमारा दर्द ठीक हो गया, तो उसके बाद भी हमें कसरतें करना है। हमें ये नहीं करना है कि अब दर्द ठीक हो गया अब हम कसरत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप कसरतें नहीं करोगे तो आपकी परेशानी फिर से आएगी, क्योंकि अगर फिर से मांसपेशियाँ जकड़ती है या फिर से आपकी मांसपेशियों की ताकत कम होती है तो आपकी परेशानी फिर से रिपीट होगी। और ये एक बड़ा कारण रहता है कि पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हमने बहुत इलाज करवा लिया लेकिन हमारा दर्द बार बार वापस आ जाता है। उसका कारण यही है कि डॉक्टर ने तो आपका इलाज कर दिया, पर जो एक्सरसाइजेज जो आपको बताया है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको करनी है, वो आपने नहीं करी, तो आपकी परेशानी जो है वो बढ़ती है। तो मैनुअल थेरेपी में मैंने कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताया कि एक तो हम पूरे शरीर का पोस्चर देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर जॉइंट का हम अलाइनमेंट चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट में बहुत सारी टेक्निक्स आती है। आपके लेवल पे अगर मैं बताऊँ तो जैसे स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के बारे में मैंने बात करी कि मांसपेशियों के लचीलेपन को ठीक करे या उसकी ताकत को बढ़ाए, तो ये दो पहलू है। इसके अलावा हम लोग भी जो है वो चीज़ों को ठीक करने में हेल्प करते हैं। MFR होता है, जॉइंट मोबिलाइजेशन होता है, जॉइंट मैनिपुलेशन होता है, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन होता है, MET होती है, मुलिगन होता है, मोबिलाइजेशंस होते हैं। तो बहुत सारी हमारी जो है वो नंबर ऑफ टेक्निक्स रहती है और उन नंबर ऑफ टेक्निक्स से हम बॉडी को जांच करके और उसकी परेशानी को दूर करते हैं। उसके बाद आपको जो है वो ट्रीटमेंट करके देते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है वो मैनुअल थेरेपी काम करती है।